एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हैं। आज की इस क्लास में हम हिंदी विषय, हिंदी व्याकरण का एक अगला टॉपिक संज्ञा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कक्षा के लिए, प्राइमरी से लेकर के अपर क्लास तक के लिए, हर एक क्लास के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक संज्ञा। इससे पिछली क्लास के अंदर या पिछले जो टॉपिक है, पिछला वीडियो हमने बनाया था, उसके अंदर हमने शब्द जो विकारी और अविकारी शब्दों के अंदर उसकी पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी, उसमें अंतर किया था। तो ये संज्ञा जो हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे, ये विकारी शब्द का एक भाग है, यानी विकारी शब्दों के अंदर आता है। तो संज्ञा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो संज्ञा। संज्ञा तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अगर शाब्दिक अर्थ का जिक्र करें, शाब्दिक का मतलब होता है एक शब्द के अंदर उसका अर्थ हमें पता हो। शाब्दिक अर्थ इसका होता है नाम। अब जी नाम का क्या मतलब है? नाम का मतलब है किसी का भी नाम, ठीक है। शाब्दिक संज्ञा शब्द का अगर एक शब्द में हमें आंसर चाहिए, उसका मतलब नाम होता है शाब्दिक अर्थ। अब इसको हम परिभाषित कैसे करें संज्ञा शब्द को? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम का बोध करा, उसे संज्ञा कहते हैं। अब देखो, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, प्राणी के नाम का बोध हो, यानी किसी के बारे में हमें पता चले कि वो वस्तु कौन सी है, क्या नाम है उसका, वो वस्तु का नाम है, प्राणी का नाम है, स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, यानी उसके बारे में हमें पता लगता है। बोध का मतलब यही होता है, हमें जानकारी हो, नॉलेज हो, हमें उसके बारे में पता लगे, हमें उसके बारे में ज्ञान हो। तो बोध का मतलब यही होता है। बोध का मतलब समझ एक प्रकार से। ऐसे शब्द या जो शब्द या जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, प्राणी के बारे में, स्थान के बारे में, उसके गुण दोष, यानी उसके बारे में हमें पता लग जाए, तो वो क्या होता है, उसको हम संज्ञा कह सकते हैं। अब संज्ञा शब्द, इसको हम एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। संज्ञा के अगर भेदों की बात करें, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला इसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा इसका भेद है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा इसका भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा परिभाषा हमने कर ली। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, जिसने छोटी कक्षाओं के अंदर संज्ञा पढ़ी है, वो बच्चे तो कहते होंगे कि संज्ञा के तो 5 भेद होते हैं, हमने तो 5 पढ़े हैं। उनकी बात भी ठीक है। देखिए, संज्ञा के 5 भेद और 3 भेद में अंतर क्या है। अगर आप बड़े बच्चे हो या कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो संज्ञा के मुख्य भेद 3 ही होते हैं। आपका आंसर आएगा 3 ही। 5 कैसे होते हैं वो हम समझ लेते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद और होते हैं जातिवाचक संज्ञा के, जिसको उपभेद कहते हैं संज्ञा के। तो इसका जातिवाचक संज्ञा के जो 2 उपभेद और हैं, उनमें पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें दूसरा है समूहवाचक या फिर समुदायवाचक भी कह सकते हो संज्ञा।
और द्रव्यवाचक संज्ञा को दूसरा नाम जो दिया गया है वो पदार्थवाचक भी कई बार कह देते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। यानी ये दो भेद और हैं, 3 ये हो गए, 2 ये, तब ये 5 बनते हैं। मुख्य भेद इसके 3 ही हैं। यानी अगर एक अलग क्वेश्चन बनाए तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं, उपभेद बोलते हैं इनको, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। तो ये एक प्रकार से इसका डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे शुरू करते हैं अब इसके एक एक भेद के बारे में। 10वीं क्लास में ये के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी क्योंकि बोर्ड की क्लास है वो, बाकी 6ठी 7वीं 8वीं सभी कक्षाओं के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। हर एक बच्चा इसको देख भी सकता है, समझ सकता है, नोटबुक में इसको रख सकते हो। चलिए पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसको प्रॉपर नाउन भी आप कह सकते हो। अब देखो इसमें नाम से ही, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा अगर अपने दिमाग का यूज़ भी करें, क्योंकि समझ के साथ पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ना हमें आता है, इसको हम याद भी कर सकते हैं, अगर बुक में एक लाइन लिखी है उसको हम पढ़ के याद भी कर सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। इसके लिए हमें रट्टा प्रवृत्ति, रटन प्रवृत्ति उसकी ओर नहीं जाना, बल्कि समझ के साथ इसको याद करेंगे, समझेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है हिंदी व्याकरण की और इंग्लिश ग्रामर की, जिसको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। जब तक हम स्टडी से, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब तक हमें भाषा के संपर्क में रहना पड़ेगा। अगर हम किसी भी भाषा विशेष क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपकी भाषा हिंदी है या हिंदी से जुड़े हुए रहना चाहते हो, या आपके किसी न किसी विषय में एग्जाम के अंदर हिंदी आती है, तो वहाँ आपको इससे जुड़ना पड़ेगा। ये आपके लिए कंपलसरी, एक ज़रूरी नहीं है कि आप इसको छोड़ दें, छोड़ नहीं सकते, बल्कि आप इससे जुड़े रहोगे। तो इसको नाम से समझते हैं, व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है किसी स्पेशल किसी सिंगल एक व्यक्ति के बारे में। अब व्यक्तिवाचक नाम से स्पष्ट है, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी एक लिख दो या विशेष लिख दो, किसी एक व्यक्ति, यानी प्रॉपर का जिक्र कर रहा है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु यानी एक वस्तु का, प्राणी का, एक ही प्राणी का और एक ही स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब हमें सिंगल इंडिविजुअल किसी पर्सन का, किसी थिंग का, किसी प्लेस के बारे में पता लगे, यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी एक व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति, विशेष का मतलब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, विशेष का मतलब स्पेशल किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा है। जैसे राम है तो एक व्यक्ति का जिक्र है, मोहन है एक व्यक्ति का जिक्र है, सीता एक लड़की का जिक्र है, यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, नाम लेकर उसके बारे में बात हो रही हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। वस्तु का जिक्र कर रहे हो, किसी स्पेशल किसी एक ही वस्तु का जिक्र किया गया नाम लेकर के, प्राणी का, किसी प्राणी यानी किसी जीव का जिक्र किया गया हो, किसी विशेष स्थान का जिक्र किया गया, जैसे दिल्ली है, काशी है, भारत है, ये स्थान के नाम है। इन प्रॉपर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके जितने मर्जी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आपके आसपास रटने की जरूरत नहीं है, जो बुक में लिखे हैं, जो मैंने बताए हैं या जो आपकी बुक में लिखे हैं वही आपको याद करने हैं। आप अपने आसपास अगर नजर उड़ा के देखोगे तो आपको कोई ना कोई व्यक्तिवाचक का या कोई ना कोई बहुत सारे आपके दिमाग में इसके नाम आ जाए। आपके परिवार के मेंबरों के नाम आप इसमें लिख सकते हो, आप अपने जो पर्सनल यूज़ की वस्तुएं हैं उसके नाम लिख सकते हो, आपके घर में कोई पालतू जीव उसका नाम लिख सकते हो, आपके घर में आपके जो खुद जहाँ आप रह रहे हो उस प्लेस का नाम लिख सकते हो, आपके गांव का नाम, शहर का नाम, स्थान का नाम, जिले का नाम, खंड का नाम, देश का नाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना याद रखने की जरूरत, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। चलिए दूसरा भेद इसका बात करते हैं। पहला इसका भेद कंप्लीट हो गया हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल सिंपल सा है, इसके एग्जाम्पल आप मर्जी जितना याद कर सकते हो। दूसरा इसका जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से
या संज्ञा का वह रूप, मतलब आपको इसको डेफिनेशन आपको कैसे भी लिख सकते हो इसकी, लेकिन सीक्वेंस वाक्य की दृष्टि से वाक्य में कहने का जो भाग है वो स्पष्ट होना चाहिए। जिस संज्ञा शब्द से हमें एक ही जाति के या एक जैसे सभी पदार्थों या वस्तुओं का एक साथ बोध हो। अब इसका कहने का मतलब है, जाति का मतलब कॉमन, जिन शब्दों से या संज्ञा का वह रूप जिससे हमें एक ही जाति के, जाति का मतलब यह जात पात धर्म से नहीं लिया गया है, जाति का मतलब एक कैटेगरी से लिया गया है, यानी एक ही कैटेगरी के। जैसे हम पेन की बात कर रहे हैं तो एक पेन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पेन की एक जाति हो गई, यानी अगर पेन नाम लिया तो हमारे दिमाग में बहुत सारे पेन के डिजाइन आ जाएंगे, इसके क्वांटिटी क्वालिटी में दोनों में हमारे दिमाग में बात आ जाएगी हमें पेन के बारे में। तो इस तरीके की चीज़ है। जैसे देश का नाम लिया हमने, तो देश भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, तो एक जाति है, एक ऐसी जाति जिसका बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे पर्सन आ जाते हैं। राज्य का नाम लिया तो राज्य एक कॉमन शब्द है जो भारत में भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, या भारत के अंदर बहुत सारे राज्य भी हैं, तो यानी सभी राज्यों के बारे में हमें पता लग जाता है। ऐसा नाम, ऐसी जाति। लड़का है, लड़का जाति जितना भी लड़के प्रजाति के हैं, लड़के जाति से संबंध रखने वाले हैं, तो वो सारे के सारे एक कैटेगरी में आ जाते हैं। लड़की है, औरत है, पुरुष है, बच्चा है, यानी सारे के सारे क्या है, जाति सूचक शब्द है, जिनसे हमें नगर है, पुस्तक है, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, जाति सूचक शब्द है, जो हमें एक जैसी जाति के या एक जैसे सभी पदार्थों का, एक जैसे सभी पदार्थों का एक साथ बोध कराते हैं। उनको क्या कहते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसकी जातिवाचक संज्ञा के हमने दो भेद पढ़े थे। वो दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। अब दूसरा इसका नाम मैंने पढ़ा था पदार्थवाचक। इसकी हम डेफिनेशन या परिभाषा कैसे लिखेंगे? संज्ञा का वह रूप या संज्ञा के जिस रूप से या शब्दों के जिस रूप से या जिस शब्द के जिस रूप से हमें किसी पदार्थ या किसी वस्तु के द्रव रूप, द्रव्य या द्रव कह सकते हो, धातु या पदार्थ का बोध हो। कहने का मतलब संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के द्रव या धातु होने का बोध हो, द्रव या धातु होने का बोध हो। द्रव का मतलब आप समझ सकते हो, साइंस का नाम है थोड़ा सा, लिक्विड इंग्लिश में इसको कह सकते हो। ठीक है, जिसको हम या जिसका रूप बदला जा सके। जैसे पानी है, द्रव में आएगा, घी है, तेल है, छाछ या लस्सी कह सकते हो, दूध है, शहद है, तो ये सारे के सारे क्या है, तरल रूप में है। ठीक है, जैसे दूध घी जम जाता है बर्फ के रूप में या ठोस बन जाता है, लेकिन ये अपना रूप बदल लेते हैं मौसम के हिसाब से या तापमान के हिसाब से। तो ये चीज़ें किस में आएगी? द्रव पदार्थ के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। इसके बाद धातु का हमने जिक्र किया था, तो जितनी भी धातुएं हैं, चाहे वो सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, स्टील है, कितनी प्रकार की धातुओं का नाम हम लें, सारी की सारी किस में आ जाएगी? अब ये तो कह दो, आप तो कह दो ये तो मतलब ठोस होती है, कठोर भी होती है। अब कठोर भी होती है, ठोस भी होती है, लेकिन इनको हम गर्म करके, पिघला करके मनचाहा रूप दे सकते हैं। जैसे सोना को पिघला दिया हमने गर्म करके, इसका मतलब वो लिक्विड में आ गया, इसका मतलब वो क्या है, द्रव बन गया। चांदी है, लोहा है, कितना कठोर होता है, लेकिन उसको हम पिघला करके मनचाहा रूप दे सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगा? द्रव में आ जाएगा। इसके बाद पदार्थ में, धातु में एक चीज़ और आती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट शब्द है, वो है लकड़ी। लकड़ी शब्द द्रव्यवाचक में आएगा, क्योंकि लकड़ी का यूज फर्नीचर बनाने के लिए होता है, यानी इससे विशेष प्रकार की वस्तु बनाई जाती है, इसको हम रूप बदल सकते हैं। इसका लकड़ी, इससे फर्नीचर बना दिया, यानी लकड़ी का रूप बदल गया, इसका मतलब वो किस में आ गया? पदार्थ में आ गया, यानी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक।
दूसरी चीज़, लकड़ी को हम जला देते हैं कई बार। अगर लकड़ी ख़राब हो गई या कोई हमने फर्नीचर बनाया, जैसे मेज़ है, कुर्सी है, वो टूट गई, बेकार हो गई, उसको हम किस में लेंगे, फिर ईंधन के रूप में काम ले लेते हैं। ईंधन के रूप में काम लिया तो लकड़ी ने जलकर क्या बना ली, राख का रूप धारण कर लिया, या वो बिल्कुल समाप्त हो गई। इसका मतलब लकड़ी ने अपना रूप बदल लिया। तो ये किस में आ जाएगा, फिर पदार्थवाचक में या इसमें द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल इसके ध्यान रखने हैं। द्रव्यवाचक में द्रव पदार्थ, धातु या पदार्थ का बोध होता है, या जिस शब्द से हमें किसी पदार्थ के द्रव या धातु रूप में होने का पता लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक और इनके बारे में बात, द्रव्यवाचक पदार्थ के बारे में, ये द्रव रूप में होने के कारण या द्रव्य रूप में होने के कारण हमेशा एक वचन में आती है, हमेशा है। अगर हमने लकड़ी नाम लिया तो वो एक वचन है, सोना नाम लिया तो वो एक वचन है। ये इसकी एक तरह से खास बात है। देखिए, सोना बहुत सारा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये द्रव रूप में है। एक इनकी खुद की एक यूनिट है, एक प्रकार से खुद की यूनिट है, एक इकाई में है, ये इसको एक वचन में लेते हैं। यानी जितने भी द्रव्यवाचक इसके एग्जाम्पल है, जितने भी एग्जाम्पल है, वो सारे किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे। ये लकड़ी वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगर एक इसका ही नहीं, पूरे इसका भी ले लेते हैं। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा इसका बहुवचन रूप मिलता है हमें, ये वैसे अलग इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं, स्पेशल जो विशेष संज्ञा है उसकी। लकड़ी जैसे लकड़ियाँ हो गया, लकड़ी से लकड़ियाँ बहुवचन बन गया, तब ये किस में आएगी, द्रव्यवाचक में नहीं आएगी, फिर ये किस में चली जाएगी, जातिवाचक में चली जाएगी। यानी लकड़ी से अगर लकड़ियाँ बन गया, लकड़ियाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये फिर किस में चली जाएगी, जातिवाचक में चली जाएगी। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा अगर बहुवचन में प्रयोग होती है तो वो किस में चली जाएगी, जातिवाचक में चली जाती है। यानी ये विशेष संज्ञा रूप है, उसमें आता है। अगले वीडियो में इसका जिक्र करेंगे हम। इसका अगला जो रूप है हमारा द्रव्यवाचक के बाद में समूहवाचक या समुदायवाचक। दूसरा इसका नाम है समुदायवाचक संज्ञा। देखिए, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब इसका अंदर समूह का नाम, जैसे समुदाय या समूह, ग्रुप, वैसे जाति में एक प्रकार से ग्रुप को ही नाम ले रहा है, लेकिन ये जो समूह है ये देखो एक विशेष प्रकार के। इसका जो परिभाषा हम कैसे करेंगे, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी विशेष समूह या समुदाय का बोध हो, यानी विशेष प्रकार का समुदाय या संगठित। ये दो प्रकार के होते हैं, संगठित और असंगठित। पेपर में आप इसका अलग से बताने की वैसे जरूरत नहीं है आपको, लेकिन समझने के लिए हम समझ सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से या संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी समूह या समुदाय का बोध हो, जैसे पुलिस है, पुलिस है, भीड़ है, झुंड है, बूंद है, सभा है, सेना है। ये देखो सारे के सारे क्या है, संगठन में काम कर रहे हैं, एक यूनिट में काम कर रहे हैं, इकाई में काम कर रहे हैं। इसमें कुछ संगठित है, कक्षा है जो आपके लिए जरूरी शब्द है। अब देखो, पुलिस, कक्षा, भीड़, झुंड, बूंद, सभा, सेना, सारे क्या है, समूहवाचक समुदायवाचक है। लेकिन कुछ संगठित है, कुछ असंगठित है। अब संगठित का मतलब है जो एक प्रॉपर तरीके से काम करे, कानून व्यवस्था में, एक नियम में, जिसके एक दायरा है, सीमा है, सब कुछ कर लेंगे। तो वो देखो, पुलिस प्रॉपर कानूनी रूप से काम करती है। इसमें हर कोई काम है वो लिमिट में होता है, एक दायरा होता है, कानून है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। भीड़ शब्द है, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, ना ही कोई मकसद होता, ठीक है। ये एक अलग प्रकार का असंगठित है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता। मान लो मेला है, एक भीड़ का रूप होता है, तो आप उसमें जाओ न जाओ, आपको कोई पाबंदी नहीं है। कब गए, कब आए, कितने लोग हैं, कोई काउंटिंग नहीं होती, कोई उसका बंधन नहीं होता। हाँ, वहाँ पे अगर भीड़ उपद्रव का रूप धारण कर लेना, तब फिर पुलिस या सेना ये हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कोई संगठित रूप नहीं है भीड़ का, कितने हैं, कहाँ है, क्यों है, मतलब इसका लेखा जोखा नहीं होता। झुंड, ये भी इसी तरीके का होता है, जैसे भेड़ों का झुंड है, ये जीव जंतु से संबंधित नाम है। आदमियों का झुंड नहीं होता, वहाँ भीड़ होती है। फिर बूंद,
बरसात की बूंदों का जिक्र कर रहा है, इसका भी कोई रूप नहीं होता, ये भी एक संगठित नहीं है, असंगठित है, क्योंकि छोटी बड़ी इसकी कोई लिमिट नहीं है, संख्या में सीमित नहीं है, इसका कोई टाइम भी फिक्स नहीं है, तो ये प्रकार के किस में आ जाएगा, बूंद असंगठित समूह में आ जाएगा। सभा, ये निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित लोगों द्वारा निश्चित कार्यक्रम होता है, एक सभा का आयोजन करना, ठीक है। सेना, ये भी संगठित है, प्योर संगठित है, पुलिस की तरह ही। कक्षा, ये तो बिल्कुल संगठित है, इसमें निश्चित है सब कुछ, टाइम पीरियड, बच्चे बैठने का स्थान, अध्यापक, सब कुछ, दायरा, टाइम टेबल, समय सीमा बिल्कुल फिक्स है। तो कक्षा ये संगठित समुदायवाचक या समूहवाचक में आते हैं। तो इसको आप अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ में लिखो, समूहवाचक, समुदायवाचक के ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका लास्ट भेद है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, देखो नाम से स्पष्ट लग रहा है, संज्ञा के जिस रूप से मैं किसी के भाव, गुण, दोष, दशा, स्थिति, अवस्था या फिर किसी व्यवस्था के बारे में पता लगे, खासकर इसमें किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु, स्थान के गुण, दोष का, दशा का, अवस्था का, हाव भाव का पता लगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी भाववाचक का मतलब यही है, जिस शब्द से या संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के गुण, दोष, दशा, स्थिति, अवस्था, भाव आदि के बारे में पता लगे, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई शब्द है, लड़ाई शब्द है, गहराई शब्द है, मित्रता शब्द है, ये शब्द सारे के सारे क्या है, बुढ़ापा शब्द है, जवानी शब्द है, बचपन शब्द है, ये सारे के सारे क्या है, लाली शब्द है। ये किसी न किसी शब्द की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, गुण के बारे में पता कर रहे हैं, दोष के बारे में पता, बुराई शब्द है, अच्छाई शब्द है, ये सारे के सारे किसी के गुण, दोष, दशा, स्थिति, अवस्था आदि के बारे में हमें बता रहे हैं। तो ये सारे के, इसमें रंग बोधक भी आता है, गुण बोधक भी आता है, सब कुछ आता है इसके अंदर। तो ये सारे क्या है, भाववाचक है। इनकी भी एक विशेषता है, ये हमेशा एक वचन में ही आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में आती है, लेकिन एक और हमने किसका जिक्र किया था, हाँ, समुदायवाचक जो संज्ञाएं हैं अभी जो हमने पढ़ी थी, समूहवाचक और समुदायवाचक, वो भी हमेशा एक वचन में ही आती है। और भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में ही आती है, लेकिन जब ये बहुवचन में आ जाती है, जैसे बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, गहराइयां हैं, ऊंचाइयां हैं, तो ये फिर किसका रूप बन जाएगी, फिर जातिवाचक बन जाएगी, ठीक है। वो विशेष संधि का रूप है, वो हम बाद में करेंगे। एक बार सिर्फ आप इतना ही कर लीजिए। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के दो भेद और हैं, द्रव्यवाचक या द्रववाचक, और दूसरा है इसका भेद है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से संज्ञा के बारे में हमारा पहला वीडियो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसका पार्ट हम एक और करेंगे, विशेष संज्ञाएं। जैसे आपने पढ़ा होगा भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है, इसके बारे में एक अलग से हमने क्वेश्चन कई बार सुना है, पेपर में आता भी है 10th क्लास के लिए, जैसे और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। जातिवाचक संज्ञाएं बनना कैसे बनती है, या जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक कैसे बनती है, या फिर भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो ये 2-3 क्वेश्चन एक बनते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है, भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं कब बनती हैं, और एक क्वेश्चन इसमें है जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा कब बनती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं कब बन जाती है, और जातिवाचक संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाओं से जातिवाचक संज्ञाएं कैसे बनती है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें हमारे लिए और रहते हैं, जो विशेष प्रकार की संज्ञा होती है, यानी सरल संज्ञा नहीं होती, विशेष संज्ञा के दायरे में इसको हम लेते हैं। तो उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो उसके लिए आपको मिल जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी, उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम नई वीडियो बनाएं तो उसके लिए आपकी उपयोगिता का, आपके भावों का, आपके विचारों का सत्कार आदर जरूर कर सकें, और आपके यूज़ के लिए, आपके काम की वीडियो हम बना सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।